देखिए बेटा, हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे वो हमने डी ब्रॉगली के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग इसी चैप्टर में एक और पोर्शन होता है जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो हम लोग जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं बोर्ड में सीबीएसई के, वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा इस एक ही वीडियो में, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज F0, ठीक है। हम लोग न्यू ले लेते हैं, इन लोगों ने जो है वो F0 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0 इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज B1। जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होते हैं उनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो B1 है। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 5F0, जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाता है कितना, 5F0 तक, तब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, बोल रहा है हो जाती है V2। फाइंड द रेशियो ऑफ B1 एंड B2। कुल मिला के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी भी मेटल की जो आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, F0 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करता है, 2F0 की लाइट जब इंसिडेंट होती है उस मेटल पे, तो वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी है B1, क्लियर। अगर वही फ्रीक्वेंसी जो है उसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए 5F0 तक, तो जो इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी वेलोसिटी होती है वो होती है V2। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ B1 एंड V2। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है, वेरी सिंपल, एक लाइन में बताता हूँ आपको। जब किसी मेटल के प्लेट पे क्या होता है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो है गिराई जाती है, तो क्या होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। अब क्या होता है देखिए, चूँकि ये इफेक्ट जो होता है वो लाइट की वजह से होता है, लाइट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, फोटो बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट की इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या लाइट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शॉर्ट डेफिनेशन। वैसे तो डिटेल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सब, ठीक है। तो हमको क्या बेटा फाइंड करना है इसमें, हमको बेटा फाइंड करना है इसमें रेशियो ऑफ P1 एंड V2, ये आपको फाइंड करना है दो केस में, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको इधर उधर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है, आपने देखा होगा जब हम H न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू है फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, ठीक है। H न्यू फ्रिक्वेंसी की H न्यू एनर्जी की लाइट जब गिराते हैं किसी भी मेटल पे, तो उसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक तो होता है बेटा वर्क फंक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन में, और दूसरा आपके पास में जो यूज होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में वर्क फंक्शन जो है आपकी बुक में हो सकता है आपको फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई से भी डिनोट करते हैं, यूँ ऐसा करके फाई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं W से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो वर्क फंक्शन का मतलब, अब क्या होता है भाई, यही आपके पास में एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक यही इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन से मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको सारे क्वेश्चन लगा करके दिखाऊंगा। आपको दूसरा कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर जगह यही फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है, और जैसे जैसे इसमें ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो मैं आपको उसको मॉडिफाइड भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है वर्क फंक्शन, मैंने आपको बोला कि ये रेडिएशन, इतनी आप एनर्जी की रेडिएशन जब गिराते हैं किसी मेटल पे, तो उसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, पहला और दूसरा, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में। अब ये है क्या भला, वर्क फंक्शन क्या होता है आप लोगों ने देखिए सबने पढ़ रखा होगा, हम यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है,
कोई मेटल होता है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। उन एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है बंधे हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उस अट्रैक्शन फोर्स से अलग करके बाहर सरफेस तक ले जाने के लिए कुछ एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है ना, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो होती है वही वर्क फंक्शन होती है। किसी भी मेटल के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, उसको ओवरकम करके उसकी सरफेस तक लाने में जो एनर्जी खर्च होती है वही वर्क फंक्शन होता है। क्लियर, ये हो गई वर्क फंक्शन वाली बात। अब जो आपके पास में वर्क सरफेस तक आ गया है, और सरफेस के आने के बाद में अगर उसके पास एनर्जी बची होगी तो वहाँ से वो भागेगा, और भागेगा तो क्या ले जाएगा, अपने साथ काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि एनर्जी जो है वो केवल इतनी ही है कि वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके सरफेस तक आ पाए केवल, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरफेस तक तो आ जाएगा लेकिन भागेगा नहीं आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए बेटा, ये तो है बेसिक इक्वेशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक इक्वेशन होती है वो ये है आपके पास में, ठीक है। तो देखिए भाई क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने फ्रिक्वेंसी को माना है, क्या माना है भाई, एफ माना है फ्रिक्वेंसी को। ये क्या होता है, ये आप जानते हैं एच न्यू ज़ीरो होता है, तो न्यू ज़ीरो की जगह पे आ जाएगा F0, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इन्होंने क्या माना है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को F0 माना है, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। क्लियर, ये बन गया आपके पास में। तो बेटा आपके पास में दो केस हैं यहाँ पे, देखिए पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में आपको ये बोल रहा है कि F0 फ्रिक्वेंसी, सॉरी 2F0 फ्रिक्वेंसी की जब लाइट गिराते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है, v1, ठीक है। 2F0 फ्रिक्वेंसी की जब लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो इजेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी v1 होती है। तो इस फार्मूले में रखिए आप, क्या था, HF = HF0 + ½ mv², ये है। अब देखिए यहाँ पर जो रेडिएशन गिरा रहे हैं वो क्या है, 2F0 के बराबर उसकी फ्रिक्वेंसी है जो रेडिएशन गिराई हमने, ठीक है। चलिए, और जो बेटा आपके पास में वेलोसिटी है वो है v1, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2HF0, और ये HF0 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा HF0 = ½ mv1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में देखिए क्या करते हैं, सेकंड केस में भी ऐसे करते हैं। अब बोल रहा है कि 5F0 की अगर हमने रेडिएशन गिरा दी, 5F0 की अगर रेडिएशन गिरा दी तो क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5F0 लिखिए, और ये था HF0 + ½ mv की जगह पे v2, ठीक है। ये π5 है और ये HF0 है, ये 5HF0 है, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा तो हो जाएगा 4HF0, ठीक है। ये बचेगा ½ mv2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपके पास। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड कर दोगे बच्चे तो क्या आएगा, चलो भाई डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1/2 क्या था हमारे पास, HF0 अपॉन ये क्या था 4HF0 = ½ mv1 का स्क्वायर अपॉन ½ mv2 का स्क्वायर। काट दीजिए, ½ m से ½ m कैंसिल, h से h कैंसिल, f से f कैंसिल, 1/4 आ गया। और इधर v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर बचेगा, तो इसको लिख दीजिए v1/v2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, है ना। 1/4 का रूट निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो v1/v2 = क्या है आपके पास में 1/2, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन हो जाता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर,
इसको देखिए एक बार फिर से और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? F0। 2F0 की फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराते हैं तो वेलोसिटी जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी V1 होती है, और जब 5F0 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है V2। हमको V1/V2 निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में क्या है भाई, हमारे पास ये इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आइंस्टीन की इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, HF = HF0 + ½ mv²। इसी के अकॉर्डिंग पहले केस में हमारे पास क्या आएगा, 2F फ्रिक्वेंसी की लाइट थी तो V1 वेलोसिटी थी, अरेंज किया, ये आ गया हमारे पास। दूसरे केस में क्या था, 5F0 फ्रिक्वेंसी की लाइट थी और वेलोसिटी थी V2, इसको अरेंज किया तो ये आया, दोनों का रेशियो ले लिया, 1/2 V1/V2 आ गया। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक अच्छा सा क्वेश्चन हुआ। और भी ऐसे वैरायटी वाले क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, करते रहिए आप। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, रागनी वॉज वरीड अबाउट हर ग्रैंड मदर हु स्टे ऑल अलोन इन हर रेजिडेंस इन क्राउडेड एरिया। टू इंश्योर हर सेफ्टी she made a device under guidance her physics teacher. During experiment she recorded following observation. When reading of 10⁻15 Hz are incident on two photosensitive surface A and B in burglar's alarm, for surface A no photo emission took place, for surface B photo emission took place but velocity of photoelectron are 0. Explain on the basis of Einstein photoelectric equation. कुल मिला के क्या बात हुई, कुल मिला के डियर बात ये हुई कि रागनी है, कोई स्टूडेंट है रागनी, ठीक है, और वो 12th में पढ़ती है। उसकी ग्रैंड मदर जो है वो कहीं दूर अकेले जो है वो घर में रहती है, और वो जो रागनी है उसको जो है वो अपनी दादी माँ की चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करती है कि अपने फिजिक्स के टीचर की मदद से एक डिवाइस बनाती है। ठीक है, अलार्म, एक टाइप का अलार्म बनाती है। ठीक है, उस अलार्म का नाम क्या है, बर्गलार्स अलार्म, ये बनाती है, अलार्म बनाती है। और जब वो एक्सपेरिमेंट करती है तो उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन उसको मिलते हैं। क्या होता है, सॉरी देखिए 2 फोटो सेंसिटिव जो है, कहाँ गया, 2 फोटो सेंसिटिव जो है वो सरफेस है, उसमें कौन कौन सी, एक ए है और एक बी है। तो जब 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाती है उन 2 फोटो सेंसिटिव प्लेट्स पे या मेटल की सरफेस पे, तब क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है भाई। देखिए सरफेस ए पे कोई भी फोटो इमिशन नहीं होता है। फोटो इमिशन का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फोटो इमिशन तो होता है बट जो काइनेटिक एनर्जी है या वेलोसिटी है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी 0 होती है। इन दोनों को एक्सप्लेन करना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इमिशन इक्वेशन, किसकी, आइंस्टीन की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, एक ही इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये क्या है, वर्क फंक्शन, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बोला जो भी हम एनर्जी गिराते हैं उस एनर्जी का यूज़ 2 तरीके से होता है। एक होता है किसकी तरह से, एक होता है आपका वर्क फंक्शन के लिए यूज़, एक पार्ट एनर्जी का, और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी के लिए यूज़ होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो गिराई गई सरफेस पे। ठीक है, तब क्या हुआ, सरफेस ए पे नो फोटो इमिशन टुक प्लेस, कोई फोटो इमिशन ही नहीं हुआ। अब कोई फोटो इमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो जब गिरती है किसी सरफेस पे तभी फोटो इमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और उस फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम
इससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो गिरेगी किसी सरफेस पे तो फोटो एमिशन नहीं होगा। तो यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि अगर फोटो एमिशन नहीं हो रहा है तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है ना, जाहिर सी बात है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 to the power 15 जो है इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये हो गया, इसीलिए फोटो एमिशन नहीं हो रहा है। क्लियर। दूसरी बात सरफेस बी के लिए, सरफेस बी के लिए क्या है भाई, कह रहा है कि फोटो एमिशन तो होता है बट जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है या इजेक्ट होता है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ज़ीरो है। वो क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि 10 to the power 15 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी आपने गिराई, इससे रिलेटेड जो एनर्जी थी वो सारी की सारी कहाँ खर्च हो गई, वर्क फंक्शन में खर्च हो गई, वर्क फंक्शन में खर्च हो गई। इसीलिए आगे कुछ एनर्जी ही नहीं बची। जब एनर्जी नहीं बची तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी ही नहीं, जाहिर सी बात है ना। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी, जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस बी वाली सरफेस के लिए ये फ्रिक्वेंसी जो है वो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये बेटा जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था। एक मैंने तो इसको और शॉर्ट कर दिया है, मैं आपको बताऊं, ये सैम्पल पेपर में जो है बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद केवल ये था कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँ, ना कि पूरा जो है वो लंबा सा एक्सपेरिमेंट लिख दूँ कि क्या रागनी ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या नहीं किया, ठीक है। तो रागनी ने एक डिवाइस बनाई थी जिसको अलार्म बोलते हैं, बर्गलास अलार्म बोलते हैं इसको। दो उसमें फोटो सेंसिटिव प्लेट थी, एक ए थी और एक बी थी, दो सरफेस थी। 10 to the power 15 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन उसके ऊपर गिराते हैं तो ए सरफेस से कोई भी फोटो इमिशन नहीं होता, और बी सरफेस से जो है वो फोटो इमिशन तो होता है बट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो सरफेस ए के लिए क्या हो गया, ये फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी कम है, और सरफेस बी के लिए क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर ही ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक और रिलेटेड एक और क्वेश्चन, और भी आगे करते हैं, देखते रहिए, ठीक है। तो और आगे करते हैं, चलते हैं आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द गिवन प्लॉट शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल, ठीक है, विथ एनोड पोटेंशियल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड के पोटेंशियल में जो भी डिफरेंस होता है या वेरिएशन होता है उसका एक ग्राफ दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ ये रहा है कि नेम द क्वांटिटी दैट इज केप्ड कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है इसका, बोल रहा है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, इस ग्राफ को देख के बताइए, जो कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है इज वेरीड इन द एक्सपेरिमेंट। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है देख के बताइए जो वेरी कर रही है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको बेहद आसान लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें न्यूमेरिकल वाला कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको करंट में, ठीक है, और किसमें, एनोड के पोटेंशियल, या सीधे सीधे आप बोल दे पोटेंशियल डिफरेंस में ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्या होता है, पहले हमने रेडिएशन डाली, रेडिएशन डालने के बाद में क्या होता है, वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, और फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि करंट जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है, करंट बढ़ती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब करंट जो है वो इंक्रीज करना बंद कर देती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि सैचुरेट हो जाती है, उससे आगे जो है वो करंट नहीं बढ़ती है। उस कंडीशन में करंट को आप बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, अब उस कंडीशन में अगर हम मान लीजिए एनोड के पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को
इंक्रीज़ भी करते हैं, अगर हम इंक्रीज़ भी करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल को, तो भी करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं इंक्रीज़ होती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे ये ट्यूब होती है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे ये ट्यूब होती है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है वो एनोड है ये, और यहाँ पर जो है वो कैथोड है। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, सरफेस है, इसको आप सरफेस भी मान सकते हैं। ये कैथोड है आपके पास, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो भी निकलते हैं वो इस एनोड के थ्रू जो है वो अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और अट्रैक्ट जब इलेक्ट्रॉन कर लेंगे यहाँ से, तो ये सर्किट पूरा हो जाता है। सर्किट पूरा हो जाता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, जब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, यहाँ से रेडिएशन इसके ऊपर गिराया, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशन गिराया, तो इस क्या हुआ, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हम जैसे जैसे इंक्रीज करते रहे, वैसे वैसे सारे इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होते गए, अट्रैक्ट होते गए, अट्रैक्ट होते गए, और अट्रैक्ट होने के बाद में करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती गई। अब क्या हुआ, अब हमने इतना पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो सारे अट्रैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल लगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए तो करंट जो होती है जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई। अब उसके बाद जो है कोई करंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर लिए गए। तो उस कंडीशन में जो करंट होती है, करंट को क्या बोलते हैं आप, सैचुरेशन करंट, ठीक है, सैचुरेशन करंट आप बोलते हैं उसको। अब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा भी देते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल हमने बढ़ा भी दिया, तो क्या करंट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? कि इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। उस कंडीशन में अब क्या करते हैं बेटा, हमने जो रेडिएशन हम गिराते थे उस रेडिएशन की हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। जितनी हमने इंटेंसिटी की पहले लाइट गिराई थी, अब क्या करते हैं, इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक, इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही अब इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, वैसे यहाँ से क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं इंटेंसिटी के ऊपर। और जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो फिर पॉजिटिव पोटेंशियल तो लगे हुआ है एनोड के ऊपर, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा और फिर से करंट जो है वो बहने लगेगी। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, इस ग्राफ में आपको ये दिख रहा है कि करंट तो सैचुरेट है, यानी कि करंट कोई इंक्रीज़ नहीं कर रही है, करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है। करंट बेटा जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं कर रही है, करंट इंक्रीज़ नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कोई भी करंट इंक्रीज़ नहीं कर रही है। आप ग्राफ में देख रहे हैं करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो करंट इंक्रीज़ नहीं कर रही है। और करंट डिपेंड किस पे करती है, करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। तो इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो पहला हमारे पास आंसर क्या हुआ, इंटेंसिटी। ठीक, पहला हमारे पास आंसर हो गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब क्या है, अब देखिए कौन सी क्वांटिटी जो है यहाँ पे वो वेरी कर रही है। तो वेरी कौन सी क्वांटिटी कर रही है भाई, देखिए पोटेंशियल जो है आपका वेरी कर रहा है यहाँ पर। और पोटेंशियल देखिए, जो पोटेंशियल होता है इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन का, जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होता है वो मेजरमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी का, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम इतना से नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें जिस पे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है वो रोक दिया जाए, अब आगे की तरफ ना आए, तो जो पोटेंशियल हमने लगाया, इतना हमने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे लगाते चले गए कि जो मैक्सिमम, देखो पहले अगर हम कुछ नेगेटिव शुरू से समझिए, आपको हो सकता है एक लाइन में ना समझ में आ रहा हो, तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ। सपोज करिए हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना स्टार्ट किया, थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कुछ रिपेल होंगे, यानी कि करंट कम होगी। और लगाया और रिपेल हुए और करंट कम हुई। एक कंडीशन में आकर के हमने इतना नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे लगा दिया कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो तब भी कूद के पहुँच जाएगा वहाँ पर, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भी अब रोक लिया जा रहा है। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को देखा जाए तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी अब रुक गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो किसका मेजरमेंट हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक, तो इसी पोटेंशियल को आप नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, याद आया।
तो इसी को आप बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। अच्छा, जो नेगेटिव पोटेंशियल या जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है आपका, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो फॉलिंग रेडिएशन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करती है, करंट, ठीक है, या करंट जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी बेटा आपको वेरी करती हुई मिलेगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी फॉलिंग रेडिएशन की वेरी करती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बिल्कुल 2 की पॉइंट आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे कि इंटेंसिटी, करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और जो पोटेंशियल है आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है या पोटेंशियल है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए बस। इसमें ये 2 की पॉइंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, वही क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए इसको लिखा है, वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन light of frequency 5 × 10⁻15 hertz is incident on the metal surface, emission of electron take place. Find maximum kinetic energy of emitted electron, stopping potential, maximum speed of emitted electron, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिया क्या है, क्लियर। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं, इसको बॉक्स में बंद करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको वर्क फंक्शन दिया है। मैं वर्क फंक्शन को W से डिनोट करता हूँ, समटाइम फाई से भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप चाहें तो फाई से लिख लें, चाहें तो W से लिख लें। W से याद रहता है वर्क फंक्शन, W फॉर वर्क, ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ इसको, कोई नहीं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया है, और क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, किसकी, जो फॉलिंग रेडिएशन है उसकी दी है आपको फ्रिक्वेंसी। चलिए ये हो गया आपके पास इतना हर्ट्ज, ठीक, ये गिवन है, और कुछ है बस। तो पहला फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने आपको बताया एक ही इक्वेशन है, क्या है, इतनी रेडिएशन गिराते हैं, 2 जगह यूज होती है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चाहे तो आप सीधे सीधे काइनेटिक के ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे लिख लीजिए। अब देखिए वर्क फंक्शन आपको गिवन है। अच्छा पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आओ, चलो h न्यू माइनस W इक्वल टू ई के, यही मैक्सिमम बेटा काइनेटिक एनर्जी है आपके पास में। चलिए साहब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लगाते हैं 6.6 × 10⁻34, और ये न्यू आपको दिया है 5 × 10⁻15, 5 × 10⁻15 माइनस W दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आपके पास में है ये जूल सेकंड में होता है, ये आपको पता ही है h की वैल्यू, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी आ गई हर्ट्ज में या पर सेकंड, ये कह सकते हैं आप। अब क्या होगा, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, इसको भी आपको जूल में लेना पड़ेगा। तो जूल के लिए आप क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻13 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ई के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए 10 की पावर 9 2 2 से 1 माइनस आ गया, और क्या मल्टीप्लाई करिए, 30 33 ये आ गया, यहाँ कितना आ गया 3.2 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस ये इतना, ठीक है। कितना आ गया भाई, ये है बेटा 33.0, ये है 3.2। क्या करेंगे, पावर दोनों सेम कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट कर लो यार, इतना मुझसे ही करवाओगे, कैसे बात बनेगी बाबू। चलिए साहब 12 में से 3 9 और यहाँ बचा 2, इतना आ गया, ठीक सही है। 29.8 ज़्यादा 30 30 है, 29.8 × 10 की पावर माइनस 19, ये आपके पास में आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये है बेटा जूल में, जूल में आंसर आया, जूल में आंसर आया। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है दैट इज़ 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास में जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा।
चलिए अब बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। जो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है, ठीक है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है। तो अब यानी कि जो ई के है आपके पास में वो ई वी ज़ीरो के बराबर है, यही तो होती है भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट पोटेंशियल पे एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इतनी हो जाएगी ईवी। तो देखिए हमारे पास ये इतना जूल जो है वो एनर्जी आ गई। अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको डिवाइड कर जाना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये कुछ 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ठीक है। 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में आ जाती है, ठीक है। 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में ये काइनेटिक एनर्जी इसकी आ गई। अब क्या पूछ रहा है आपके पास में, देखिए सेकंड वाला आपसे क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। भाई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही आपके पास में क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है भैया, ई वी ज़ीरो या ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जाहिर सी बात है। अब ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होगी तो क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है भाई, तो यहाँ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालेंगे तो ई के बाई ई आ जाएगा, है ना। तो ये 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 18.7 वोल्ट आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि इतने वोल्ट पे इसको एक्सेलरेट कर रहे थे तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो रही थी, है ना। तो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है तो 18.7 इसका वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए यही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपने जूल में एनर्जी निकाली थी अब उसको लगाएंगे हम, ठीक है। ये क्या है 29.8 इंटू 10⁻⁻19, ये आपके पास जूल में एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो 29.8 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो 29.8 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। m इसके नीचे पहुँच जाएगा तो m नीचे लगा देंगे 9.8 इलेक्ट्रॉन का इंटू 10⁻31, चाहे तो आप 9.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा आपके पास आ गया v², है ना, और v की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंडर रूट में चला जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी आपके पास में वही जो है वो v की वैल्यू होगी, लगभग इतनी वैल्यू आ रही है 2.56 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आती है। तो ये आपके पास में मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। फिर से देख लीजिए एक बार अगर ना समझ में आया हो। देखिए क्या बोल रहा था भाई, दिया था वर्क फंक्शन किसी का, कोई एक मेटल था उसका वर्क फंक्शन दिया था और बोल रहा था इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो गिराई जाती है, तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था। चलिए तो मैंने क्या बताया भाई, इक्वेशन हमारे पास एक ही होती है, यही इक्वेशन होती है, वर्क फंक्शन होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमको वर्क फंक्शन दिया था, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी दी हुई थी जो गिर रही थी, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी लिखी, वर्क फंक्शन को लेस किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई, ये जूल में वैल्यू आएगी। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। हमारे पास ये 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। अब बोल रहा है ये हो गई पहला आंसर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है ना। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी एनर्जी ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो 18.7 या वी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 18.7 इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट।
अब बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया, ये जो एनर्जी निकली थी यहीं पे हाफ mv² वाला फार्मूला लगाइए, v कैलकुलेट कर लीजिए, बस सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपके पास में हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया भाई, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। कह रहा है कि ये ग्राफ बनाइए जिसमें वेरिएशन दिखाया गया हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, किसके साथ में, इंटेंसिटी के साथ में। तो भाई क्या होता है, आपको मालूम है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है साहब, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज़्यादा ही करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो, क्या है, ये कैथोड है, सॉरी एनोड है, और ये कैथोड है, ठीक है, जो भी है। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर रेडिएशन गिरती है ना, रेडिएशन गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को, अट्रैक्ट करता है तो सर्किट पूरा हो जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है तो करंट जो है वो बहने लगती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे जैसे आप इनोड पर बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे एक एक करके धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ख़त्म, तो करंट भी जो है वो बहना क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके जो बढ़ रही थी, बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे आ जाएगी, और उसके आगे फिर जो है वो बढ़ना, करंट का बढ़ना जो है या वो इंक्रीज़ होना, वो ये जो ग्राफ आपको ऐसे ऐसे मिलता है, ये क्या बताता है, सैचुरेशन करंट को बताता है। यानी कि करंट जो है वो सैचुरेट हो गई, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, अब उसके आगे जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे अट्रैक्ट कर लिए गए, ठीक है। अब क्या होता है भाई, अब हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं, कैसे भी इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो करंट बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाते हैं भाई, वो देखिए। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप समझ ही गए। अगर हम किसी तरीके से जो हमारे पास फॉलिंग रेडिएशन है बेटा, जो हमारे पास रेडिएशन है उसकी हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें, ठीक है, इंटेंसिटी जो है तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इमिशन जो हो रहा है जिन इलेक्ट्रॉनों का, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन जैसे ही हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि फिर इलेक्ट्रॉन फिर से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, और फिर जो है वो करंट बहने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, करंट जो हो गई वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यही तो बात हुई। और इसका मतलब क्या है कि करंट जो है आई करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इंटेंसिटी के। तो अगर मान लीजिए आप इंटेंसिटी में और करंट में ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जाहिर सी बात है ना, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो भाई करंट और ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो चाहे करंट को यहाँ रखिए चाहे इंटेंसिटी को यहाँ रखिए, किसी को भी अदला बदली कर लीजिए, लेकिन आएगी आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन ही। बेहद आसान क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट में आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं क्या दिमाग लगाते हो। बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके पास में है। ये सारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी बता दूंगा कि कहाँ से किस सैम्पल पेपर की, ये अरिहंत के क्वेश्चन हैं सारे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बेहद आसान। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू ए वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज दिस जूल, 3.32 × 10⁻⁻19 जूल, then calculate energy for wavelength of 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर।
तो भाई सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, ये भी बताना पड़ेगा क्या। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे कम की रेडिएशन अगर डाली जाएगी किसी भी सरफेस पे तो फोटो इमिशन नहीं होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, या तो उसके बराबर हो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, या तो उसके बराबर हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, किसके, थ्रेशोल्ड के, या फिर उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए तो हुई थ्रेशोल्ड की बात। अब क्या कह रहा है, इफ़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू ए वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज दिस। अरे भाई बोल रहा है कि इतने एंगस्ट्रॉम की अगर हम रेडिएशन गिराते हैं तो इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 4000 की गिराएंगे तो कितनी एनर्जी होगी। अरे देखो भाई, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है एच न्यू, होता है कि नहीं होता, ये भी बताना पड़ेगा, और न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक। तो बोल रहा है कि एनर्जी हमारे पास कितनी है। अब देखो यहाँ से आपको क्या साफ दिखाई दे रहा है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, बात हो रही है केवल वेवलेंथ की और एनर्जी की, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास जो एनर्जी है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है, यानी कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा λ2 अपॉन λ1। क्लियर। अच्छा ये E1 E2 है क्या भाई, आपके पास में E1 जो है ये दिया हुआ है 3.32 इंटू 10⁻⁻19 और λ1 आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम की जब लाइट गिरती है तो इतनी जूल एनर्जी निकलती है या इतनी जूल एनर्जी होती है। तो λ2 आपके पास गिवन है 4000 की, भैया बोल रहा है कितने की गिराते हैं अगर हम, तो भाई एनर्जी कितनी हो गई ये निकालना था, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो भाई E2 का फार्मूला बनाइए, चलिए उल्टा कर दीजिए इसको, E2 इक्वल टू E2 अपॉन E1 कर दें, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो जाएगा λ1 अपॉन λ2, ठीक है, ये हो गया। चलिए इधर आते हैं, तो बच्चे λ2 क्या हो जाएगा, सॉरी E2 क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन λ2 इंटू E1, रख दीजिए सबको वैल्यू, और क्या करना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, चेंज करेंगे पावर कैंसिल हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, रख दीजिए। चलिए आप 4000 इंटू 10⁻⁻10, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक। वैल्यू रखिए, कहाँ गया, 3.32 इंटू 10⁻⁻19, डिवाइड करिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा ये आ गया, और कुछ इसको डिवाइड कर दें, हो जाएगा 166, ठीक है। 2 1 जा 2 1 गया, ठीक है, 2 6 12 2 6 12, ठीक है, कट गया, हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18 के 18 से लगा 1, 18 और 1 19 के 9 से लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 6 3 18 के 18 से लगा 1, 6 3 18 19 से लगा 1, 3 को 3 4 2। चलो बच्चे, ये आपके पास जूल में एनर्जी आ जाती है, ठीक है, क्लियर। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था, क्या बताऊँ इसमें, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बेकार सा क्वेश्चन था एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can cause photoelectron emission from this substance। बोल रहा है कि अगर किसी सरफेस का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बताइए वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, पॉइंट टू बी नोटेड, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए जिस पे फोटो इमिशन होता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जाहिर सी बात है ये आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसका उल्टा समझिए, मैंने बोला था कि वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी बताइए, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी बताइए जिस पे फोटो इमिशन होता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम फ्रिक्वेंसी, और इसका उल्टा जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ को हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक।
ठीक है। तो आपको क्या बताना है, लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेटा वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, सिंपली एक एनर्जी होती है, यही तो बताया था, ठीक है। सिंपली क्या होती है, एक एनर्जी होती है h ν0, ये तो हुआ। ν0 क्या है बेटा, ν0 आपके पास में है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जाहिर सी बात है। इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो c/λ अब नहीं होगा, अब हो जाएगा λ0, क्योंकि ये हो गई, ये है मिनिमम फ्रिक्वेंसी और ये है मैक्सिमम वेवलेंथ। बस यही आपको फाइंड करनी है इस सवाल में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लीजिए, बेहद आसान, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। hc की वैल्यू लगाइए, क्या लगाएंगे, 6.6 × 10⁻34, 3 × 10⁸, और ये बस इतना ध्यान रखिएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 310 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, या फिर 310 नैनोमीटर। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 310 नैनोमीटर आ जाएगा, ये आपके पास में है। नैनो ठग लेंगे, नैनोमीटर, नैनो के चक्कर में नहीं पड़ने का। चलिए ये नोट करिए, अगला क्वेश्चन है, और देखिए भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन व्हाट इज मीन्ड बाय वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज यू नो, ये एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, केवल आपको बस जो है डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है ना, ये सरफेस है, और इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई एटम के साथ में बॉन्डेड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन फोर्स के साथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ में बंधे रहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स के साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, बॉन्डेड होते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को सरफेस तक लाने में, ठीक है, सरफेस तक लाने में किसी भी मेटल के, या जस्ट इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को ही आप बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, या फिर वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल और मेटल, ठीक है। तो क्या हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बुक में भी लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरी बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, इधर बताते हैं। चलिए ये कोई एक मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, या यहाँ पर क्या होता है, एनोड लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, कैथोड लगा होता है, और इसके ऊपर आप रेडिएशन गिराते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इससे अट्रैक्ट कर ले जाते हैं, ठीक है। एनोड जो होता है वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है, और करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा इसमें। अब क्या होता है यहाँ पर अगर हम मान लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो लगाते चले जाएं, तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तो करंट डिक्रीज होगी, ठीक है। कुछ और हमने बढ़ाया, ठीक है, कुछ और हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अभी तक तो हम पॉजिटिव लगा रहे थे, जब करंट बह रही थी, इसके अंदर फ्लो हो रही थी, तो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया। अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि देखिए पॉजिटिव जब लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होंगे इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो
नहीं होगी, एकदम से नहीं बंद होगी, धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करेगी पहले धीरे धीरे, उसके बाद में जाके स्टॉप होगी। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए भाई, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जैसे ही आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे, लेकिन अभी भी जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है वो क्या करेंगे, इस नेगेटिव पोटेंशियल के बियॉन्ड जो है वो कूद करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अभी भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर हमने नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल जब थोड़ा और बढ़ा दिया तो क्या होगा कि फिर से जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ और जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी वो कुछ और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्या करेंगे कि रिपेल कर दिए जाएंगे, तो करंट थोड़ी सी और डिक्रीज हो जाएगी। फिर ऐसे करते 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 जैसे जैसे हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ से करंट जो है वो डिक्रीज़ करती चली जाएगी। क्लियर, करंट जो है वो डिक्रीज़ करती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि अब जितने भी जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है और उसको जो है वो रोक दे रहा है। उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, करंट बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उसी पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं आप, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं या फिर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग का मतलब ये स्टॉप कर दे रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या हुआ, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है, उस पोटेंशियल को आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, अब देखिए कह रहा है कि हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड, हाँ, हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए मैंने आपको इस एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक एनर्जी से कैसे जो है वो रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करेगा। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दे जो पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव जो पोटेंशियल आपके पास है वो क्या हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट हुआ। यही तो बात हुई, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए क्या पढ़ा आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए V0 आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एनर्जी जो हो गई आपके पास में ये हो गई EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि K के बराबर हो जाएगा। यही तो पढ़ा है आपने, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है आपके पास में। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस या फिर मटेरियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताया नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे। ठीक है, और ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट होता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में और हो गया। ऐसे ही और क्वेश्चन करते रहते हैं अभी, ठीक है, बढ़ते रहते हैं आगे। ये लीजिए भाई, बोर्ड में आया हुआ अगला क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, What is the effect on the velocity of photoelectron if the wavelength of incident light is decreased? बोल रहा है कि वेवलेंथ को अगर हम डिक्रीज कर दें तो बताइए जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये है आपके पास में। तो देखिए भाई क्या होता है, हमारे पास मैंने आपको बोला कि हमने इतनी एनर्जी की लाइट गिराई या रेडिएशन गिराई, उसका इस्तेमाल बेटा दो तरीके से, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इस तरीके से जो है वो इसका यूज़ होता है। अब क्या होता है, अब देखिए भाई क्या होता है, वर्क फंक्शन जो है बेटा वो किसी भी मेटल का या मटेरियल का फिक्स्ड रहता है। ठीक है, वर्क फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ये क्वांटिटी जो है वो तो फिक्स है, चलिए कोई नहीं, फिर भी इसको दिलाइए तो हो जाएगा h न्यू माइनस का W आपके पास में E के, यानी कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यू क्या होता है हमारे पास, ये न्यू जो है हमारे पास ये है बेटा फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन। ठीक है, ये होता है। और न्यू क्या होता है, तो देखिए आप सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है आपको, सीधे अगर ये मान लीजिए फिक्स्ड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है आपके पास में, ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी बेटा किस पे डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पे, है ना, फ्रिक्वेंसी पे ही तो डिपेंड करिए। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों को इधर से लिखा होता तो समझ में नहीं आता। चलिए ये देखिए, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है ना, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया न्यू के, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। चलिए अब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का जस्ट रिवर्स जो है या उल्टा जो है या इन्वर्सली जो है वो क्या होता है बेटा? आपके पास में होता है वेवलेंथ। तो यहाँ से ये इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं c/λ, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों भी फिक्स्ड हैं। तो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड कर रहा है बेटा 1/λ पे। यानी कि लैम्डा अगर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, या फिर लैम्डा अगर आप जो है वो घटाएंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब वेवलेंथ को डिक्रीज़ करेंगे, इसको डिक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो हुआ करती है आपके पास में वो होती है 12 mv मैक्स कह लीजिए या मत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए v मैक्स या v का स्क्वायर। v क्या है? v है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा अगर बढ़ेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ई के जो है आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, है ना। तो लैम्डा डिक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी भी बढ़ी। ये तो पूछ रहा था, कहाँ गया? इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा ये तो हुई फार्मूले से बात। अब आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ मैं। आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि करंट जो है वो डिपेंड करती है किस पे? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यही तो पढ़ा आपने, ठीक है। करंट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है या जो पोटेंशियल आपके पास में होता है वो किस पर डिपेंड करता है? कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी आपने अगर बढ़ाई, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ा तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एक तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया। ये भी आपके पास से बोर्ड में आया हुआ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।